साल एक ऑनलाइन क्लास किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में, किसी भी लोकल प्राइवेट इदारे में नहीं हुई। लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री भी वो दावे कर रही है भाई कि हमने ली है, लेकिन ये सरासर झूठ है, साफ झूठ है। अगर पूरे साल पढ़ाया नहीं गया तो इम्तिहानात किस चीज़ के हैं? हमें या तो वक्त दे दिया जाए या इम्तिहानात कैंसिल किया जाए। पिछले साल इम्तिहानात मुलतवी किए गए, बल्कि इम्तिहान को कैंसिल किया गया और सब बच्चों को पास किया। इस साल सारे सूबाई वज़रा ने और सारे इकाइयों ने ये फैसला किया इम्तिहान के बगैर ग्रेड नहीं होंगे। तालिब इल्मों से ये कहता हूँ कि पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इम्तिहान ना मुलतवी होंगे ना कैंसिल होंगे। चंद बच्चे जो इस उम्मीद पे हैं कि शायद एग्जाम कैंसिल हो, ऐसे नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड, मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तालीमी मैदान के हवाले से। आप जानते हैं कि मैट्रिक इंटर के तलबा इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जारी है। पकड़ धकड़ भी हमने अब से कुछ रोज़ कबल देखी। इस सारे मामले पर वजारत तालीम ने खामोशी यानी चुप साध रखी है। इस हवाले से हमने भी उनको रब्ता करने की कोशिश की कि अपना मौक़िफ़ हमें दे दीजिए, लेकिन आखिरी इतलात इस प्रोटेस्ट के हवाले से ये सामने आई कि तलबा को इम्तिहानात देना होंगे। तलबा ने मुतालबा कर रखा है कि हमारे इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए, जबकि इससे कबल ऑनलाइन एग्जामिनेशन के हवाले से भी सदाएँ गूंज रही थी। तलबा का कहना यह है कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया या हमें उतना सिलेबस नहीं पढ़ाया गया जिससे हमसे इम्तिहान लिया जा रहा है, और गवर्नमेंट, उनके नुमाइंदगान, उनके करता धरता हमारे साथ बैठ के इस मसले के ऊपर बातचीत करने से आ रही हैं, इनकारी हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक बयान सामने आ चुका है जिसके बाद ये बात कही जा रही है कि आपको इम्तिहान देना ही होगा। तलबा के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। 28 नकात भी दिए गए हैं तलबा की जानिब से, जिस हवाले से कहा जा रहा है कि इनको एड्रेस किया जाए। तलबा के कंसर्न्स में से बड़ा कंसर्न जो सिलेबस है, उस सिलेबस का ना पढ़ाया जाना। इसके साथ साथ बहुत सारे दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट की रसाई ना होना या उनके पास उस टेक्नोलॉजी या उन गैजेट्स का ना होना जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ये भी एक बड़े कंसर्न्स में से। इसके अलावा और भी कंसर्न्स हैं। आज के प्रोग्राम में इस सारे कंसर्न्स को हम डिस्कस भी करेंगे। हुकूमत क्या कर रही है उसको भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम लेंगे कि इस सारी क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन को किस तरह डील किया जा सकता है। ख़बरें अखबारात की ज़ीनत बन रही हैं, कुछ लोकल और कुछ इंटरनेशनल अखबारात की भी। सोशल मीडिया के ऊपर तलबा इंतहाई एक्टिव हैं, एग्रेसिव हैं, और वो कंसर्न है, परेशान है कि हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा अगर ये तालीमी साल ज़ाया हो जाता है, बहुत सारे तलबा अपीयर नहीं होते, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? कौन है जो इनके साथ बैठेगा और बैठ के बातचीत करेगा? बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जिनमें से कुछ को तो मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ जो इस सारे प्रोसेस से इंतहाई परेशानी का शिकार हैं, और उनकी परेशानी वाकई बाकी तमाम कंसर्न क्वार्टर्स के लिए परेशान कुन होनी चाहिए। वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। अब्दुल अजीम ज्वाइन करें हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट के। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ अब्दुल अजीम से करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंप्लेनेंट पार्टी हैं। सो इनसे इनकी पहले कंप्लेंट, इनका कंसर्न हम जानने की कोशिश करते हैं। अब्दुल अजीम, हमें आप थोड़ी तफसील में बताइएगा हमारे नाजरीन को, और जिस जिस जगह पर ये प्रोग्राम जा रहा है, कि आपका मुतालबा है क्या और क्यों है? जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे सर बहुत जेन्युइन और वैलिड डिमांड्स हैं हमारे, जो पूरे पाकिस्तान में सबको पता है। ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है। हमें पूरे साल पढ़ाया नहीं गया। 45-50 दिन की क्लास में पूरे साल का सिलेबस हमें कैसा कवर करवाएगा? ये हमारा जो सबसे पहले मेन और जो वैलिड हमारा जो ये डिमांड है। इसके बाद जब आपने सिलेबस कुछ हमें पढ़ाया नहीं, तो फिर हमसे आप इनके पेपर्स कैसे ले रहे हैं? हम ये मुतालिबा कर रहे हैं। इसीलिए हमारा मुतालिबा ये है कि भाई पाकिस्तान में जैसे पूरे दुनिया में 50-60% ममालिक में जो पेपर्स मनसूख करके इन्होंने अगले तालीमी साल का बाकायदा आगाज़ किया है, इसी तरह पाकिस्तान में भी फिल जो इम्तहानात हैं वो मनसूख करें और अगले तालीमी साल का आप आगाज़ करें। इससे हमारा अगला तालीमी साल मुतासिर ना होगा और फिर इस तरह के नाखुशगवार जो वाक़यात हैं वो पेश नहीं आएंगे। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इसमें सिर्फ एक जो कंसर्न है आपका कि सिलेबस हमें सारा नहीं पढ़ाया गया। अगर गवर्नमेंट आपके पास इस ऑप्शन को लेके आती है कि भाई जितना आपको पढ़ाया है हम उसी में से इम्तिहान ले लेते हैं, तो क्या उसमें मुत्तफ़िक होंगे आप लोग? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल, ये तो हमारा मुतालिब सबसे जो हमारा चार्टर है वो तो सर फहरिस्त है कि हमें जितना पढ़ाए जिसका हमसे इम्तहान लिया जाए। हम भी तो यही चाहते हैं। हम अभी तक इम्तहानात देते आए हैं, आगे भी हम भी देंगे।
तो हम ये तो एक गवर्नमेंट का जो ना इसके हवाले से कहना मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ एक गलत बयानी है या ये सिर्फ एक चीज़ को उज़र बना रहे हैं। इनको तमाम तर सिलेबस तमाम तर चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सिर्फ बहाने हैं जो तलाश करें इम्तिहानात में अपीयर ना होने के, और ये भी एक बहाना ढूंढ रहे हैं इस कोरोना के चक्कर में कि हम अपने घरों में बैठ जाएँ या इम्तिहानात मनसूख हो जाएँ। तो ग्राउंड पर रियलिटीज़ कोई नहीं है, पेपर देने ही होंगे। तो बहाना बनाने वाली बात किस हद तक दुरुस्त है अब्दुल अजीज? जी सर, अगर ये बहाना ही समझते हैं तो सबसे पहले उनको चाहिए था हमें अपने पास बुला के सुन लेते, हमें बल्कि वो करते मुलामत करते अगर इस तरह बहाना ही था। तो बात सिंपल सी है, पूरे साल का सिलेबस 45, ये खुद एक्नॉलेज करते हैं। कश्मीर की हुकूमत ने पिछली बार जो नोटिफिकेशन जारी किया समर वेकेशन के लिए, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि पूरे साल में 45-50 दिन की क्लास हुई, हम ज़्यादा समर जो वेकेशन उसको ज़्यादा तवील नहीं कर सकते हैं, तालीमी साल का नुकसान होगा। तो हमारा मुतालिबा ये है, हमारा जो सवाल ये है, आपने कैसे पढ़ाया एक साल का सिलेबस? आप बताएं ना, हमें कोई कन्विंस करें कि हमने पढ़ाया है, तो वो कैसे पढ़ाया, अगर पढ़ाया है तो भी 45 दिन में। अच्छा, आप ये बताएं कि एक और कंसर्न है अब्दुल अजीम साहब कि पहले आप ये कह रहे थे कि हमारे इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएं, अब ये मुतालबा आ गया कि मनसूख कर दिए जाएं। पहले तो क्लैरिटी दें कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जी सर, ये बिल्कुल मीडिया जो थे उन्होंने भी दूर से खबर फैलाई थी कि हक़ाइक़ से वो आगाह नहीं थे। हमने कभी भी मुतालिबा नहीं किया ऑनलाइन इम्तहान दिया। एक यूनिवर्सिटी लेवल का जो BA वालों का था, BS वालों का, इनका मुतालिबा था, शायद वो हमारे इन प्रोटेस्ट से मिल गए या इस तरह कुछ हुआ। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बात करना चाहूँगा, अगर हमारे नुमाइंदों की तरफ से जो नुमाइंदे हैं, बाकी ऐसे मीडिया में जो बच्चे आते हैं उनसे पूछते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, हमारे जो नुमाइंदों की तरफ से जो ज़िम्मेदार बंदे हैं उन्होंने कभी मुतालिबा नहीं किया हमसे ऑनलाइन लिया जाए। देखिए, अगर हम तैयार हैं तो हमसे फिजिकल लिया जाए। ऑनलाइन इम्तहान एक जाहिर सी बात है कि आपने कंसर्न मिनिस्ट्री के अंदर कंसर्न लोगों से रब्ता करने की कोशिश यकीनन तौर पे की होगी, बात की होगी, इसलिए आप सड़कों पे आपको क्या जवाब देते हैं, क्या कहते हैं आप लोगों को? सर जवाब बिल्कुल भी कोई जवाब इनकी तरफ से रिस्पॉन्स है ही नहीं। शफकत में जब भी मीडिया में आते हैं वो कहते हैं तो बस ये एक मुतफ़िका फ़ैसला है, ये है वो। तो मुतफ़िका फ़ैसला भी नहीं रहा, सारे सूबे से डिवेट कर जाते हैं। उन्होंने कभी किसी ने पेपर कैंसिल कम कर दिए, किसी ने जो डेट 10 से 5 पर लाए 22 जून से हो गए बलूचिस्तान में, तो वो सुनने की हमें कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और हमें बिल्कुल हमने बहुत ऐसा क्या हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ आप लोगों ने उनको तंग कर दिया होगा, मुझे लगता है कुछ ऐसा। सर हम लोग तंग, हमारे एक तरफ से मासूम तलबा, दूसरी तरफ से पूरी हुकूमत, हम उनको तंग करें, हमारा मकसद ही क्या है? हुकूमत को हम तंग करें? हमने तो सपोर्ट करके उनको यहाँ इक़्तिदार तक हम लाए, हम उनको क्यों तंग करें? जिस तरह उन्होंने हमारा पिछले साल जो बच्चों ने इनको इतना सराहा, इनके जो अच्छे फैसले थे उनको हम सराहते हैं, जो बुरे हम जाहिर सी बात है हम इख्तिलाफ रखेंगे। चले, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। अभी मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल आपसे मेरा ये है कि जब ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन बनी हो कि तलबा सड़कों पर मौजूद हों, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, जो उनके इम्तिहान या मुमकिन तौर पर इम्तिहानात होने हैं, और उनका कंसर्न सुना भी नहीं जा रहा, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस, शेलिंग, इस किस्म के मनाजिर हो रहे हैं। कल भी मैंने सुना इस्लामाबाद के अंदर और कुछ और शहरों के अंदर जो है प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। उस कॉल के ऊपर तो मैं उनसे पूछता हूँ अब्दुल अजीम साहब से। सवाल सर मेरा आपसे ये है, बीइंग एन एकेडमिक पर्सन, इस सारी चीज़ को डील कैसे करना चाहिए? आपका माशाल्लाह बड़ा वसी तजर्बा है और आपने इस सारे मामले को बड़ी करीब से देखा। व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन दिस? जी, कैपिटल टीवी का और आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, बात यह है कि पिछले साल कोरोना के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और तालिब इल्मों को बगैर इम्तहान लिए पास कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जब हालात बेहतर हैं तो तालिब इल्मों से इम्तहान लेना चाहिए, यानी हमें क्लासरूम की तरफ भी वापस आना चाहिए, ऑन कैंपस टीचिंग होनी चाहिए और इम्तहानात भी ऑन कैंपस ही होने चाहिए। डॉक्टर साहब, उनको ये मुतालबा कि हमारे कर दिए जाएं, ये मुतालबा मेरे ख्याल में जायज़ नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपने हमें सिलेबस ही नहीं पढ़ाया, यानी मिसाल के तौर पे अगर 10 टॉपिक्स हैं एक सब्जेक्ट के, तो वो कहते हैं कि जी हमें तो 10 पढ़ाई नहीं गए और आप सिलेबस कह रहे हैं पूरे 10 के अंदर से आएगा। ये कंसर्न किस हद तक तो दुरुस्त होगा? इसमें देखिए एक इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि इम्तहान मनसूख कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि इम्तहान मनसूख करने की ऑप्शन तो होनी नहीं चाहिए। हुकूमत ठीक कर रही है इस लिहाज से कि इम्तहान लेने का फैसला किया गया है और इनके जो छोटे मोटे दूसरे मुतालबात हैं वो सूबों पे छोड़ दिए गए हैं। ये भी मेरा ख्याल है एक अच्छा डिसीजन है कि सूबे अपने हालात के मुताबिक देख लें। अगर इनको कोई चैप्टर छुड़वाने हैं या कोई सिलेबस में कमी बेशी करनी है तो की जा सकती है। और दूसरा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी इनके साथ मिल बैठ के तय किया जा सकता है। देखें, सियासी हुकूमतों का यही फ़ायदा होता है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें
तो मैं तो ये समझता हूँ कि इनके ऊपर लाठीचार्ज करना या इनको डिटेन करना या हवालात में बंद करना कोई हल नहीं है मसले का। लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए ज़रा बैठना पड़ेगा ना, जितने स्टेक होल्डर्स हैं या एटलीस्ट जो 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, तलबा और असातिज़ा, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है बेसिकली, उनको बैठ के इसका मसला सुनना होगा, उसका हल निकालना होगा, और फिर ज़रा दोनों जानिब से मुख्तलिफ कंसर्न रेज किए जाएंगे, मिडल वे निकलेगा। लेकिन जब आप बैठेंगे नहीं तो सर किस तरह मसले का हल निकलेगा? नहीं, ना बैठने का फैसला मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी हुकूमत करती है। ये भी एक साजिश हो सकती है हुकूमत के खिलाफ। साजिश तो मेरी सुनिएगा सर, साजिश तो मुमकिन तौर पे चले मैं आपकी अगर बात मान लूँ तो वो हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मीडिया पे तो इसका जवाब देना चाहिए ना एटलीस्ट। हम सहाफ़ी हैं, हम तमाम मौक़िफ़ सामने रखते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे, हमारी टीम ने ज़ाती तौर पे इनको रब्ता करने की मुतअद्दिद दफ़ा कोशिश की कि जी आप अपना मौक़िफ़ तो दे दें हमें इसके ऊपर क्या है। अगर मीडिया के ऊपर भी मौक़िफ़ ना दिया जाए, आप बाकी चैनल्स के ऊपर चले मुझे बता देंगे कि जी मेरे प्रोग्राम में नहीं आना या इस चैनल पे नहीं आना, तो किसी और चैनल पे अपना मौक़िफ़ दे दें। कोई मौक़िफ़ नहीं है, देयर इज़ नथिंग ऑन द ग्राउंड। अगर है तो हमें बताएं कि क्या है, सिवाय इसके जो ध्यान होगा बस बात। देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक सियासी हुकूमत और सियासतदान अगर हमारे साथ या बच्चों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है तो ये तो बड़ी अजीब बात है। यानी सियासतकार का तो मकसद ये होता है कि वो मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल करे, और ये हमारे बच्चे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए, और इनके मुतालबे में अगर कोई जायज पॉइंट है तो उसे सामने रख के हमें फैसला करना चाहिए। लेकिन इम्तिहान की मनसूखी के मैं हक में नहीं हूँ, ये फैसला इनका ठीक नहीं है। अच्छा, अब चले मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपने इम्तिहान देना होगा, ये लोग या मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स ये इम्तिहान के लिए अपीयर नहीं होते, तो तब गवर्नमेंट क्या करेगी? वेयर वुड द गवर्नमेंट स्टैंड? ज़ाहिर है हर साल एक डेडलॉक पैदा हो जाएगा, और मेरा ये ख्याल है कि डेडलॉक तक जाने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इन बच्चों के साथ बैठें, इनके नुमाइंदों को बुलाएं और इनके साथ बैठ के मसला हल करें। ये हमारे बच्चे हैं, अगर हम लॉजिक के साथ इनसे बात करेंगे तो ये मान जाएंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये नहीं मानेंगे। यानी कोई भी बात अगर अच्छे तरीके से इनसे की जाए तो ये मान जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो तलबा का भी आप जानते हैं। तालीमी साल तलबा का अगर ज़ाया हो जाए तो एक तालीमी साल मीन्स कि वो आप कितनी पीछे चले जाते हैं अपने सारे ट्रैक से, उसका खुमियाजा कौन जो है वो बच्चे क्यों उठाएं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखें, कोरोना ने हमारा पहले बहुत नुकसान कर दिया, अब हमें जो है वो ज्यादा जोर शोर के साथ तालीमी सरगर्मियों की तरफ वापस आना चाहिए। इसलिए तो मैं इस पे इसरार कर रहा हूँ कि इम्तिहान हर सूरत में लिया जाए, लेकिन ये है कि अगर कुछ सिलेबस के मसले कहीं हैं, इन बच्चों से पूछा जाए कि आपके पास क्या एविडेंस है, ये अपने दलाइल से साबित करें, और सिलेबस में थोड़ी बहुत कमी पेशी करके तो इन बच्चों को कायल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि सियासी हुकूमत तो कभी भी ऐसा नहीं करती कि वो डेडलॉक पैदा कर दे और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दे। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा हुकूमत से कि इन बच्चों के साथ बैठे, ये हमारे बच्चे हैं और मुल्क में कोई मसला ना पैदा होने दें। ठीक है, अब्दुल मोइज़ साहब ये बताइए कि एक कंसर्न जो तलबा के ऊपर रेज़ किया जाता है वो ये रेज़ किया जाता है कि देखें जी, जब सूरत हाल मुल्क के अंदर इंतहाई अबतर थी कोरोना की, हमने इनको फैसिलिटेट किया, इनकी मर्ज़ी मंशा के बगैर हमने इनको प्रोमोट भी कर दिया। आप जानते हैं कि बड़े खुले नंबर भी कुछ तलबा को मिले, कुछ के साथ खैर ज़्यादती भी हुई, लेकिन ओवरऑल अब सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड है। गवर्नमेंट ने बहुत देर पहले आपको एक डेट बता दिया है, तो क्या इस टाइम को यूटिलाइज़ नहीं किया जा सकता था कि आप पढ़ाई करें या आप कुछ ऐसे स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स करें कि आप लोग अपीयर हो सकें? कोई वे आउट तो यकीनी तौर पे होगा। जी देखें, जो हुकूमत की जो इम्तहान लेने के जो फ़ैसला है, तो वो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि इम्तहान लेने चाहिए। भाई इम्तहान तो लेने चाहिए, इम्तहान तो हम दे के आए हैं, ना ज़िंदगी का हमारा पहला इम्तहान है ना आखिरी इम्तहान है। इम्तहान तो लेने चाहिए, मगर हम पढ़ाए तो सही ना। आप हमें जब पढ़ाया नहीं तो हम किस चीज़ का इम्तहान दे दें? हमारा सवाल ये है। अब्दुल अजीम के उन्होंने बिल्कुल भी कुछ ना पढ़ाया हो, कुछ ना कुछ कितना परसेंट? चले मैं आपसे कोर्स का पूछूं कि जी आपके 100% में से कितने परसेंट जो है वो पढ़ाया गया? आप कुछ परसेंटेज दे सकते हैं? मैक्सिमम जो फिजिकल क्लासेस में इन्होंने हमें पढ़ाए हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं 35 से 40% तक इन्होंने इफेक्टिवली हमें इतना पढ़ाया। फिजिकल क्लासेस। और ऑनलाइन में कितना पढ़ाया गया? सर ऑनलाइन एक नाकाम मनसूबा था, नेटवर्क आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट एक नाकाम मनसूबा था। कैसे था, आपको डिटेल बताया ना, हमें पता लगे कि वो एक नाकाम मनसूबा था। जी सर, ये ऐसा था कि पाकिस्तान में, आप खुद जानते हैं पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट छोड़े नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है। जब कोविड की वजह से जो लोग देहात से आके शहरों में पढ़ते थे, कोविड की वजह से हॉस्टल्स वगैरह सब कुछ बंद हो गए, वो तो अपने घर वापस चले गए। वहाँ उन्होंने इंटरनेट की फैसिलिटी को कैसे यकीनी बनाना था। इसके बाद बच्चों के पास सब के पास इस्तिताअत नहीं कि वो साल भर फीस भी दे दें और नेट पैकेजेस भी करवाएं, स्मार्टफोन्स भी लाएं, या फिर वो लैपटॉप वगैरह जो रिसोर्सेस हैं वो करके। की कितनी तादाद होगी अब्दुल अजीम?
ऐसे तलबा की मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई 60% से भी ज़्यादा है। अच्छा जी सर। अच्छा, यानी कि इंटरनेट की रसाई ना होना या कम होना या गैजेट्स का, जैसे मोबाइल या लैपटॉप का जिक्र कर रहे हैं, ये ज़ाहिर है जितने जी सर, ये जितने मुंह उतनी बातें होंगी। बात यह है कि इन फिगर्स का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप देखें, असातिज़ा कराम का कहना ये है, या कंसर्न मिनिस्ट्री का क्वेश्चन ही हो सकता है कि भाई इस चीज़ का क्या सबूत है कि आपके पास ऐसा है या नहीं है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट एजुकेशन जब क्लासेस दी जा रही थी, तो इस कंसर्न को इतनी ही हिद्दत और शिद्दत के साथ क्यों हाईलाइट नहीं किया गया, या आप लोगों ने अगर हाईलाइट किया तो उसका क्या प्रूफ है, एम्पेरिकल एविडेंसेस कौन से हैं कि आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब ये लोग तालीमी इदारे बंद कर रहे थे तब उनसे हुकूमत गवाह है, हम पीएम हाउस तक गए थे, नहीं गए थे? उनको याद होगा, हम पीएम हाउस तक गए थे, भाई हमें पढ़ने दो, हमें पढ़ने नहीं दिया गया पूरे साल। और जो क्या गवाह, जी सर, हालात बिल्कुल हालात ऐसे थे। और आज आप कैसे हालात हैं, मैं इस बात पे भी आएंगे। गिलगित में क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी कहाँ जा रही है, सिंध में क्या, बलूचिस्तान में, जो उस पे भी आएंगे। लेकिन जो बात की कि सबूत नहीं है, तो हुकूमत के पास कौन से सबूत हैं? पाकिस्तान में 100% जो है वो इंटरनेट फैसिलिटी सबके पास मौजूद है। एक बच्चे के पास भी ये मतलब वो महरूम क्यों रहना चाहिए? फ़ीस तो उन्होंने 100% ली है। तो हुकूमत के पास जो सबूत है हमें दिखाएं, आके टॉक करें, टेबल टॉक करें सबूत की बुनियादों पर। हुकूमत के पास कौन से सबूत हैं? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सर इसके ऊपर कि इंटरनेट की रसाई हर जगह पे और हर बच्चे तक? देखें जी, इनकी बात इस हद तक सही है कि कुछ परसेंटेज तो वाकई ऐसी है जिनको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी का मसला रहा है। लेकिन वो परसेंटेज एग्जैक्टली कितनी है, ना उसका डाटा हुकूमत के पास है, ना इन बच्चों के पास है। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि अगर इनके साथ मिल बैठा जाए, ये फैसला सड़कों पर नहीं होना चाहिए, ये फैसला मीडिया पर नहीं होना चाहिए, ये फैसला तो दो पार्टियों को आपस में मिल के करना चाहिए। और अगर इन बच्चों की ये फीलिंग है कि इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, तो मेरा ख्याल है इनको बुलाया जाए और कमरे में बिठा के इनसे बात की जाए, और कोई भी बात जो लॉजिक के साथ की जाए। हुकूमत ज़ाहिर है इस काम की माहिर होती है, वो सियासतदान है, वो इस मुल्क में सियासतकारी का काम करते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ मसले को हल किया जा सकता है। अब सर, आप माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और एक आला मनसब पर आप फाइज और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अदर दैन दिस इशू बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या ये एक एक्सट्रीम इनकॉम्पिटेंसी इसको नहीं कहा जाएगा कि आप लोग इतना एक बड़ा मसला है जिसको नेशनल और कुछ इंटरनेशनल जगहों पर भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आपके तुलबा, आपके स्टूडेंट्स जो आप कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ थे, नौजवान, वो आज सड़कों के ऊपर हैं। यार आप उनके साथ बैठ के मसले को सॉर्ट आउट करें। आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे, आप बैठ ही नहीं रहे, आप अपना मौक़िफ़ ही नहीं कोई दे रहे। इसको क्या कहेंगे? इसको मिसमैनेजमेंट ही कहूंगा ना जी। देखें, बात यह है कि अच्छी मैनेजमेंट यही होती है कि लोग सड़कों तक ना पहुंचे, तो आप उनके साथ उनको एंगेज करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनकी बात भी सुने, और जो जिस हद तक उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पूरे करें। देखें, हमारा मसला या मुतालबा सिर्फ यही है ना कि बच्चे इम्तहान दें और हम बगैर इम्तहान के इन्हें प्रमोट ना करें, तो ये मुतालबा एकदम जायज़ है। तो इस मुतालबे को बच्चों से बनवाने के लिए कुछ बातें उनकी भी सुन लें। अगर वो एक दो चैप्टर कहते हैं कि छोड़ दें, तो छोड़ने में क्या हर्ज है? यानी इसमें मखसूस हालात है इस मुल्क में, लेकिन कोरोना से जिद पकड़ ली गई है कि नहीं जी, हमने ये चैप्टर नहीं छोड़ना, हमने इतना कोर्स नहीं छोड़ना, जो हमने कह दिया वो वैसे ही होना है। बहरहाल इसके पीछे मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ जिद है और गलतफहमियां भी हैं। यानी मेरी एज अ टीचर तो ये परसेप्शन भी है कि बच्चे थोड़े से तानाशानी का शिकार भी हो गए हैं। यानी पिछले साल बच्चों के बगैर कहे इनको प्रमोट कर दिया गया, तो वो समझ रहे हैं कि इस दफा भी हम थोड़ा प्रेशर डालेंगे और थोड़ी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा ऐसा। असल में इन बच्चों को ये एहसास नहीं है कि बगैर इम्तहान के प्रमोट करने का मतलब ये है कि इन्होंने ना इल्म सीखा और ना इन्होंने स्किल सीखी। तो जब इन्होंने सीखा कुछ नहीं, तो फिर प्रमोट करने का नुकसान इन बच्चों को ही है आखिरकार। लेकिन सर प्रोफेसर, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत पढ़ाकू होते हैं, मतलब उनको एक एक नंबर से, एक एक डेफिनेशन से, एक एक चीज़ से कंसर्न होता है, और वो कोई भी ऐसी चीज़ अनगार्डेड नहीं जाने देते जो कि उनका राइट होता है। तो इसमें तो बेचारे वो बच्चे भी रगड़े जाएंगे कि जिनको आपने पढ़ाया ही नहीं है, जिनको आपने कुछ सिखाया नहीं है, उस चीज़ का आप उनसे इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पढ़ाया या कुछ भी नहीं दिखाया, कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ हद तक शिकायत इनकी जायज़ होती है। लेकिन बात यह है कि जो बच्चे पढ़ाकू, लेकिन आप अगर इम्तहान लिए बगैर उन्हें पास कर देंगे, तो पढ़ाकू बच्चों के साथ ये ज्यादती हो जाएगी कि उन्होंने तो मेहनत की हुई है, अगर उनको इम्तहान में बैठने दिया जाए तो वो तो अच्छे नंबर ले लेंगे, लेकिन आप उनको अच्छे नंबर नहीं देंगे इसलिए कि आपने इम्तहान नहीं लिया।
तो बात ये है कि फिर इम्तिहान का तो मकसद ये है कि पढ़ने वाला और ना पढ़ने वाले में फ़र्क किया जाए। तो अगर ये मकसद ही पूरा नहीं किया तो फ़र्क कैसे होगा? ठीक है, आप और कोई आगे और कोई पीछे कैसे जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल अजीम, आप मुझे ये बताइएगा, गवर्नमेंट आपके साथ फ़िलहाल तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ बैठने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताएं कि आप सारे प्रोविंसेस से डेफिनेटली राब्ते में होंगे, कनेक्टेड होंगे, आप लोगों की हिकमत अमली क्या है इस सारे मामले को ज़ाहिर है किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना है? अगर यूँ ही चलता रहा तो आप लोग क्या करेंगे? जाके इम्तिहान देंगे या घर बैठ जाएंगे और फिर मुस्तकबिल को दाव पे लगाएंगे? जी सर, पहले मैं जवाब दूंगा। प्रोफेसर साहब ने जो बातें की कि इम्तहान लेके हुकूमत उनको एबिलिटी को जांच के फिर आगे प्रमोट करेगी, तो मुझे बताएं कि आप 3 घंटे पूरे साल जो आप पढ़ाते हैं, सिर्फ आखिर 3 घंटे के जो पेपर एक पर्चा रखते हैं, आप कैसे उनके वो जहानत को आप वहाँ पे जांचते हैं? सबसे पहले ये तो पाकिस्तान में कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन है ही नहीं, ये हम इसको बिल्कुल हम समझते ही नहीं है कि सिर्फ यही इम्तहान जो पाकिस्तान में हो रहा है। भाई आप पूरे साल में सेल्फ जो असेसमेंट होते हैं, क्लास टास्क होते हैं, उन सब को मिला के आप कलेक्टिवली एक रिज़ल्ट बनाए तो आप इसकी काबिलियत को जांच सकते हैं। ना कि वहाँ पे एक रट्टा लगा के आता है, एक सोच समझ के आता है, वहाँ बैठ के जो पेपर देने वाले दोनों सेम नंबर आते हैं, जिसने रट्टा लगाया जिसने कंसेप्चुअल पढ़ा है वो अलग कैसे है। तो बाकी जो उसने दूसरी बात की कि जिसने पढ़ा है जिसने नहीं पढ़ा है इसमें फ़र्क कैसा किया जाए, तो फ़र्क इस तरह किया जाए कि हमने ये डिमांड भी रखा है कि आप स्पेशल जो इम्तहानात हैं वो कंडक्ट कराएं, जो विलिंगली अपीयर होना चाहते हैं वो अपना इम्तहान दे दें, ताकि जो जिसके साथ हम समझते हैं ज़्यादती होती है वो अपने इम्तहान दे सकेंगे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर ये लोग इम्तहान कैंसल करें, कैंसल करने में कोई हर्ज नहीं है, ना कोई मेरिट। अगर इम्तहान होंगे मेरिट पामाल होगा, मेरिट तबाह होगा, जैसा आज सिंध में हुआ। इस पर मैं आऊँगा, आप मुझे मौका देंगे। जिस सिंध में जिस तरह 100 रुपये 200 रुपये में पेपर्स बिक रहे, अंदर बच्चे अंदर गए तो उनसे कह रहे थे कि भाई बाहर तो पेपर तो बाहर फुटसेट दुकान में है, वहाँ हाल शुदा पेपर है, आप लेके आएँ। तो कोई बच्चे तो वहाँ तकरीबन बच्चे तो पैसे नहीं लेके गए थे, वो 200 रुपये जिसके पास नहीं था उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, जिनके पास पैसे थे उनका पेपर वहाँ से उन्होंने सॉल्व जो पेपर था वो लेके उनको आगे प्रमोट किया, आगे दे के वो वापस चले गए। भाई इस तरह तमाशा बना के पूरे पाकिस्तान में आप दुनिया को क्या शो करना चाहते हैं? इंडिया में पेपर्स कैंसिल हुए जहाँ लिटरेसी रेट 75% है, आपके पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान में कोई 55 खराब है ना अब्दुल अजीम? जी सर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मगर आप ये भी देखें ना कि आप किस तरह स्टूडेंट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मेरे इतने मैसेज आते हैं कि जिस जहनी मरीज़ जो तलबा को इन्होंने बनाया है, मफलूज करके रख दिया तलबा को, आ जाए ना हमारे साथ बैठें। शफकत इरफान सिद्दीकी जो हैं चेयरमैन है सेनेट कमेटी बराए एजुकेशन के, उनसे मिलकर मैंने फरियाद की है। आप समय फरियाद करता हूँ मुझे शफकत महमूद तक सिर्फ मुझे मिलवाएं, आप एक बार बस मुझे उन तक आप पहुँचाएँ। तो मैं शफकत महमूद से भी कहूँगा, अगर मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इसी वक्त इधर ले आएँ, शफकत महमूद को प्रोग्राम में लाएँ। हम देखते हैं कि हम गलत हैं, हम साइड हो जाएंगे। आपने बात की सर जो लाहे अमल की, तो बात यह है कि हमें लास्ट में हमें जब मजबूर किया जाएगा, ये लोग हमें धकेलेंगे, तो प्रोटेस्ट तो हम कर भी रहे हैं और ये जारी है। ये अलग बात है कि वो पुलिस जो है, लेकिन अगर शफकत महमूद साहब हमारे प्रोग्राम में आते हैं और आपका नुमाइंदा आता है और शफकत महमूद साहब की बात मनाजरे के बाद दुरुस्त साबित होती है, तो क्या आप लोग इम्तिहान देंगे? शफकत महमूद की सर, मैंने उनको मीडिया टॉक में और सब जगहों में मैंने 4 सफ़ों पर मुश्तमिल जो हमारा चार्टर थे, जहाँ पे तकरीबन 28 पॉइंट्स हैं और पॉलिसी प्रपोज की है। मैंने कहा अगर इस पूरे चार्टर में एक भी पॉइंट गलत हो या जो पॉलिसी है उसमें एक स्टूडेंट की भी आप कहते हैं हक तलफी होती है, तो हम शफकत महमूद की बात छोड़ें। इस पूरे मैंने कहा 4 सफ़ों पर भी कोई गलती है तो हम पीछे हटते हैं, तैयार नहीं हैं हमें सुनने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल अजीम हमारे साथ मौजूद, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑल पाकिस्तान स्टूडेंट मूवमेंट के। इनके साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। आप लोगों का, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने को। ये बात बार बार साबित होती है, भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। We have concrete evidence and intelligence, including financial and telephone records, that point to direct Indian sponsorship of these terrorists. Main mastermind belongs to RAW, the Indian Intelligence Agency, is an Indian national and is based in India. Main executor, Eid Gul, has an Afghan origin, was here, was lived in Pakistan, executed this attack. पहले दिन मैंने कहा था कि इसमें रॉ का हाथ है और हमारी पंजाब पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम दिखाया। इसी तरह हमने कराची में भी एक गिरोह पकड़ा हुआ है, उसका फैसला अदारा करेंगे कि कब उसको अनाउंसमेंट करनी है। हिंदुस्तान ने सिद्ध के दिल से हमें कबूल नहीं किया है, वो पाकिस्तान में रॉ और
और उसके ज़ैली अदारे जो हैं किसी भी तखरीबकारी से ग्रेज नहीं कर रहे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारा दूसरा मौजू मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से आपने अभी अपनी स्क्रीन्स पर देखा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि लाहौर में होने वाले धमाके में भारतीय हाथ मुलव्वस है। इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं, एम्पिरिकल एविडेंसेस इसके मौजूद हैं। भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे इससे कौन सी मुमकिन अचीवमेंट्स हैं जो भारत को लगता है या उसकी खाम ख्याली है कि वो हासिल कर पाएगा। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के आगे माजी में भी बहुत मरतबा रख चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके हवाले से क्या कर रही है और अगर खामोश है तो क्यों खामोश है, कोई मसला है या कोई मसलहत है, इसको भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट के बाद यानी निकल जाने के बाद क्या इस खित्ते की खुसूसन अफ़गानिस्तान की डिस्टेबिलिटी में इंटरेस्टेड है या वो अपने फेलियर के तौर पर उसकी डिस्टेबिलिटी को तसव्वुर करता है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। वेलकम टू द शो ब्रिगेडियर साहब। सर, हाउ डू यू एनालाइज द करंट सिचुएशन और जो पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से चीज़ें पॉइंट आउट की? देखें, ये एक बड़ी खतरनाक और पाकिस्तान ने हमेशा पहली जगह तैयार 6 महीने पहले पाकिस्तान के DGIS और फॉरेन मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट तैयार किया था और फैक्ट्स एंड फिगर के बाद दुनिया को बताया था कि इंडिया कैसे अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, कैसे उन्होंने TTP, दाइश, तहरीक-ए-अहरार और दूसरे ग्रुप सबको इकट्ठा किया है, $500 मिलियन खर्च कर रहा है और उसके बाद ये भी बताया कि किस तरह 141.43 बिलियन डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग किया है 40 बैंकों ने, ग्लोबल टेररिज्म कर रहा है, सब डिटेल होता है। बट दुनिया की जो है बिल्कुल उनको परवाह नहीं थी, बल्कि उन्होंने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। इस दफा आई थिंक हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने और आज पंजाब में बैठ के दुनिया को बताया कि किस तरीके से 2+2 के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, बल्कि तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनकी स्टेटमेंट, उनकी क्लिपिंग, उनकी आवाज, उनके अकाउंट कहाँ से आया, सब कुछ बता दिया गया। अगर अभी भी दुनिया को नहीं समझ आती है तो आई थिंक इसका मतलब ये है कि दुनिया चाहती है, खास तौर पे वो ममालिक जिनका हम सबको मालूम है और वो इंडिया के थ्रू वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे, हमारे मुल्क में अफगानिस्तान की दहशतगर्दी होती रहे, बलूचिस्तान में जो है जो सर इस डिस्टेबलाइज करने का हदफ क्या पाकिस्तान ही है या कोई और मुल्क हदफ है जिसकी वजह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का मकसद एक है कि ये एक जब क्वाड ग्रुप की अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका है, उनका मेन डिजाइन ये है कि चाइना को इंसर्कल किया जाए, चाहे साउथ चाइना सी हो या लद्दाख हो या कहीं भी हो, और उन ममालिक जो चाइना को सपोर्ट करते हैं, उनके दोस्त ममालिक है, उनको भी फॉरवर्ड किया जाए और पाकिस्तान की इस वजह से चाइना की वजह से। नंबर 2 ये कि वो नहीं चाहते कि हमारा CPEC मंसूबा कामयाब हो, हम इकोनॉमिक तरक्की करें, इसलिए कि देखें हम एक इस्लामिक मुल्क है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क है और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेते हैं तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात पे करेंगे और हम IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ नहीं देखेंगे बल्कि हम अपने मुल्क की तरफ देखेंगे। ये मसाइल है। और फिर वाहिद इस्लामिक मुल्क जो कि न्यूक्लियर है, ये बहुत मुल्कों की जो खटक रहा है, ये एक नया फैक्टर है। सेकंड, अमेरिका जो अफगानिस्तान में आया था वो भी इसीलिए आया था कि वहाँ पर वो आके सेंट्रल एशिया में के माउथ पे बैठ गया, वहाँ पर आके वो चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया को कर रहे हैं, ईरान को कर रहे हैं और पाकिस्तान को कर रहे हैं। अब निकलने के लिए इसलिए वो हमारे से अड्डे भी मांग रहे थे कि कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस रखें और पाकिस्तान के न्यूक्लियर को हर वक्त मॉनिटर करें और ऐसी दहशतगर्दी करें, ऐसा डिस्टेबलाइज करें कि वो ये कह सकें कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेफ नहीं है और इनको डायरेक्ट टेंशन से रोकने की या इसके आगे के लिए रोका जाए, कैप किया जाए, व्हाटएवर दे कैन मेक 101 एक्चुअली एंड वी नो कि वो क्या कुछ इसके लिए कर सकते हैं। अच्छा सर, ये हालात हैं। ठीक है, अब मैं अफगानिस्तान का आप जिक्र करें, मैं अफगानिस्तान के हवाले से आपसे कुछ आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूँ। 2 राय पाई जाती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अमेरिका से अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम हो ही नहीं सका, वो एक फेलियर साबित हुआ, 20 साल की एफर्ट ज़ाया हो गए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि भाई उन्होंने जो हदफ हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया, वो जानबूझ के उसको डिस्टेबलाइज करके जा रहे हैं ताकि इस खित्ते के अंदर डिस्टेबिलिटी हो
और उसकी वजह से चाइना को टफ चैलेंजेस मिल सकें? आप किस स्कूल ऑफ थॉट पे बिलीव करते हैं सर, और क्यों करते हैं? देखिए, मैं डेफिनेटली ये इससे करता हूँ कि अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करना चाहता। अगर अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहता तो जाने से पहले, क्या हमें नहीं मालूम कि वहाँ की गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट जो अशरफ गनी की है, उससे पहले हमने हाफिज करज़ई की, वो सारा रिमोटली कंट्रोल्ड है। वहाँ का सेंट्रल कमांड जो है वो उसको कंट्रोल करता है, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर अमेरिका कहता है अशरफ गनी को अभी कि तुम वहाँ पर एक इंटरम गवर्नमेंट बनाने दो जिसमें एथनिक बैलेंस ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट हो, उनको हैंडओवर करेंगे, तो उसके बाद 3 से 6 महीने में इलेक्शन करवाएंगे और जो हुकूमत बनेगी अफगान ओन, अफगान लेड बनेगी, उनकी मर्जी से बनेगी, उसको सब एक्सेप्ट करेंगे और पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करेगा। वी डोंट वांट टू। सो प्रॉब्लम ये है कि वो नॉट ओनली कि चाइना को वो सीपैक के लिए वहाँ डिस्टर्ब करना चाहता है, पाकिस्तान को कि न्यूक्लियर वेपन और सीपैक पाकिस्तान के ऊपर बन रहे हैं। बलूचिस्तान अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है तो ना हम सेंट्रल एशिया से तजारत कर सकते हैं। बलूचिस्तान में इंडिया और एनडीएस मिलके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान में गड़बड़ होगी। अच्छा सर, हमारा होगा। एक ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ा ही अहम सवाल है, उस सवाल ये जो आप बयान कर रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त बयान कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन भी इसके अलावा कोई और नहीं है, और ये बेहतरीन रास्ता पाकिस्तान निकाल रहा है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बार बार अर्ज कर रहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आप इनके ऊपर ज़रा तहकीकात करें, बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर कदगन लगाएं। पाकिस्तान इससे पहले भी आप जानते हैं मल्टीपल टाइम्स और थर्ड पार्टीज़ मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे ये चीज़ अयां कर चुकी हैं कि भारत की हठधर्मी और भारत की इल इंटेंशन पाकिस्तान को लेके क्या है। आप जानते हैं EU डिसइन्फो लैब इंडिया क्रॉनिकल्स के नाम से जो आई थी, वो EU वालों की थी, एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें कहा गया कि 15 साल तक पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिसमें पाकिस्तान की बदनामी वॉज दी ऑब्जेक्टिव। आप जानते हैं डॉसियर सबमिट कराए गए एम्पेरिकल एविडेंसेस के साथ, सबूतों के साथ कि जी ये सबूत है, ये देखें कि यहाँ पर हमला किया गया, यहाँ से कॉल चली थी, ये PC गवादर के ऊपर हमला हुआ, जो भी डिटेल्स ये सारी जी के। व्हाट इज़ द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट कहाँ पे है? लोग ये जानना चाहते हैं। देखें, बात ये है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड, आप जितने मर्जी डोजियर दे दें, अभी ये आपने पूरे उनका नेट पकड़ लिया, जिंदा पकड़ लिया, पहले तो मारे पकड़े जाते थे। व्हाट इज द, कुछ नहीं होगा। होना उस वक्त है जब आप एज ए नेशन खड़े हों, आप दुनिया को वार्न करें, खास तौर पे अपने जो इस रीजन के मुल्क हैं, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की और ओवैसी मालिक जो हमारे हैं, उनको बताएंगे कि एनफ इज एनफ। हमने बहुत 1.5 अरब रुपए का, $1 बिलियन का नुकसान उठा लिया, इतने सिविलियन शहीद किए, इतने फौजी शहीद किए, नो मोर, एंड वी शुड स्टॉप आवर रिलेशन विद इंडिया। अभी भी हमने उनसे अपने सफारी ताल्लुकात रखे हैं, हम कम अज कम अमला और कम तो प्रोटेस्ट, इसके बाद हमें क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है और 2 न्यूक्लियर मुल्क आमने सामने खड़े हो रहे हैं। हमें उनकी कमर्शियल फ्लाइट बंद करें, कोई मुज़ाकरात नहीं करने की जरूरत है, चाहे वो कश्मीर हो, जब तक वो ऑफिशियली पाकिस्तान से माफी मांग के टेररिज्म खत्म नहीं करते और टेररिज्म करना बंद नहीं करते। सर, आपका ख्याल ये है कि सिफारती ताल्लुका ख़त्म करें, कमर्शियल फ़्लाइट्स हम रोक दें, तो उसके बाद वो हमसे माफ़ी मांगेंगे? ये कैसे मुमकिन होगा सर, कुछ डिटेल बताइए। देखिए, माफी की बात नहीं है। सेकंड ये कि हम अपना पोस्टर भी चेंज करें, हमारे ट्रुप्स जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, हम कुछ ट्रुप्स को भी शिफ्ट करें ताकि दुनिया को ये पता चले कि हालात खराब होने दो न्यूक्लियर मुल्कों के। जब दुनिया को ये पता चलेगा तो फिर वो भागते हुए आएंगे इस रीजन के। यानी आप ये कह रहे हैं कि एग्रेसिव मेजर लेने चाहिए, एग्रेसिव मेजर्स लेने चाहिए और फिजिकल मेजर्स लेने चाहिए इंस्टेड ऑफ कि हम सिर्फ तस्वीरें करें। जी, आप एग्रेसिव पोस्टर तो करें, जब लड़ाई का डर होगा तो फिर बात करेंगे। दुनिया को ये देखिए, ये कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, टेररिज्म बड़े खतरनाक हो रहे हैं, 2 मुल्क आमने सामने खड़े हैं और लड़ाई जब स्टार्ट होती है तो याद रखिए, लड़ाई के डायनामिक्स का किसी को नहीं पता होता कहाँ एंड होगी। इसलिए ये जब पता चलेगा तो फिर बात समझ आएगी कि नहीं। सवाल ये है कि अगर हम ये एग्रेसिव पोस्चर या मेजर लेते हैं तो दुनिया के अंदर ज़ाहिर है कि एग्रेशन का इमेज जाएगा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात पे नहीं होगा, वो चीज़ हमें तंग नहीं करेगी, या और जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आनी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। देखिए, हमें चाइना को, रशिया को, ईरान को, इस्लामी मालिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए।
चाइना हमारे साथ है। हमने उनको बताना है, हमारी ये नहीं कि वी वांट टू फाइट, वी वांट टू टेल देम कि वी विल नॉट टॉलरेट एनी अदर नॉनसेंस। और अभी मैं आपको बताऊं कि जिस तरह इंडिया का मुंह काला हुआ है, आप दुनिया को फिर बताने के लिए कि पाकिस्तान टेरर, ये फिर कोई ना कोई पुलवामा उड़ी या पुलवामा वाला या पठानकोट वाला इंसिडेंट दोबारा भी करेंगे और फिर पाकिस्तान को मलाइन करेंगे। सो वी शुड टेल द वर्ल्ड आल्सो कि वी आर लाइक टू फेस दिस अगेन। ये सारी चीजें बताएं और स्ट्रॉन्ग और बात करें। फिर उसके बाद आपके पास यूनाइटेड नेशन है फॉरम, यही डोजियर चाइना को लेके कॉन्फ्रेंस में वहां पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं, वहां जाके बताएं, दुनिया को पता चले, सपोर्ट करें। जो ममालिक पहले सपोर्ट नहीं करे, आपकी फ्रांस मुखालफत करता है, उसको बात करें जो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तभी हमें कुछ ना कुछ, तो हम ऐसे ये खाली डोजर से कुछ नहीं होगा। So we have to tell the world that this is what is happening and it is not a फिजिकल एग्रेशन जो है उसकी करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, एक तासुर ये पाया जाता है कि पाकिस्तान, खैर ये एक हकीकत भी है कि बड़ा एक लंबा अरसा अरब कैंप का और ख़ुसूसन सऊदी अरेबिया कैंप का हिस्सा रहा, यानी / अमेरिका। अब पाकिस्तान ने स्विफ्टली, कामली, क्वाइटली बड़ी तेज़ी से शिफ्ट कर लिया है टूवर्ड्स द अदर कैंप विच इज़ ऑलवेज ऑफ कोर्स चाइना, लेकिन इसमें एडिशन है ईरान, इराक, रशिया। क्या ये एक हकीकत है और आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान ने ये कर लिया तो क्या पाकिस्तान ने दुरुस्त किया? देखिए, आप अपने पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं और डिप्लोमेसी का जो एसेंस है वो ये है कि आप हर मुल्क से दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका से भी वी वांट टू रिमेन एंगेज विद अमेरिकन्स, वी वांट टू टॉक टू देम, वी वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद देम। बट जो हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, जो हमारे साथ हर मुश्किल में खड़े होते हैं, हमें उनको किसी हालत में भी नाराज़ नहीं करना और हमारे अपने रीजनल, अपने हमसाया मुल्कों में सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट करें। सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया इज कमिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ओआईसी, सऊदी से हमारे ताल्लुक दोबारा बहुत बेहतर हो गए हैं। ये सेम वर्ल्ड फॉर यूएई बिकॉज अमेरिका ने अभी सऊदी से ताल्लुकात दूर करने शुरू कर दिए, सो दे नीड अस। आपके सामने अब उन्होंने वही आपको डेफर पेमेंट, आपको लोन की बात, वो सब चीज़ें शुरू कर दी हैं। सो हमें इसको कैश करना है और सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस तरफ सब खींचते चले आएँ, सीपैक बनाएं। सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट के तैयार है, ईरान इन्वेस्टमेंट के तैयार है, दूसरे ममालिक आपके ये सेंट्रल एशिया के तैयार हैं। आप इनकी इन्वेस्टमेंट लाएं। द मोमेंट यू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइना इन मुल्कों की, कोई लड़ाई नहीं होगी। नोबडी विल लेट इंडिया टू फाइट। देखिए, हमारे $1 बिलियन इंडिया में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में लगे हैं, सर ये खुद आपको लेके चलेंगे साथ, ये आपको करेंगे जो इंडिया ने किया हुआ है। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है तो लोग वहाँ इंडिया को सपोर्ट करते हैं। लाइफ में जब पाकिस्तान $1 बिलियन आ जाएंगे तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे जी, लाओ आप इनकी मुज़ाकरात कराते हैं, आप इनकी बात कराते हैं। हमें इकोनॉमिक तरक्की करनी है, हमें इसको हर हालत में इस सीपैक को कंप्लीट करना है। हमने 2 इन्फेंट्री डिवीजन इसके लिए रेस किए हुए हैं, पाकिस्तान फौज ने तहैया किया हुआ है। ये हमारा इकोनॉमिक जंप है। हम आइए वर्ल्ड से एग्जाम इसी सूरत में छुड़ा सकते हैं कि सीपैक बनाएं और पूरा ये हमारा चाइना का रूट जो है काश्मीर से लेके गवादर एंड मिडल ईस्ट और अफ्रीका में ये ले जाएं। आप देखें पाकिस्तान कहाँ जाता है, पाकिस्तान कितनी सुनी जाती है। बिल्कुल ठीक है। हमारी अल्लाह ने ऐसी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाई है कि कोई दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें कोई दीवार से भी नहीं लगा सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ब्रिगेडियर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।